आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। वही मुंबई है, वही शिवाजी पार्क है। बस 18 नवंबर 2012 की शाम है। जिस शिवाजी मैदान ने कभी एक धुआंधार वक्ता को बोलते सुना था, आज 86 बरस की उम्र पूरी करके वो चिता पर लेटा हुआ है। आसपास शोक में डूबे लाखों लोगों की भीड़ है। दिग्गज उद्योगपति, अभिनेता से लेकर राजनेता सब व्यवस्था संभाल रहे हैं। लगता है मैदान बस समंदर हो जाना चाहता है। शिवाजी पार्क एकदम चुपचाप देख रहा है, एक जीवन में कई जीवन जीने वाले उस साहिब को जो नियति के सामने आज नतमस्तक हैं। एक युग का, एक उम्मीद का, एक उन्माद का भी यात्री शांत हो गया है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, परत या, परत या। मुखाग्नि दे दी गई है। 5 दशक तक महाराष्ट्र की राजनीति और समाज को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले, तीखे व्यंग्य बाण से लोगों को घायल कर देने वाले, बहुआयामी प्रतिभा के धनी, हिंदू हृदय सम्राट, एक कार्टूनिस्ट और राजनेता को जिसके संवाद भी विवाद की ही शक्ल में सामने आए, सब याद कर रहे हैं। पहले शर्ट, फिर कोट पैंट, फिर सफेद, फिर गेरुआ कुर्ता पहनने वाले, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए, बार बार अपनी शॉल और फैंसी चश्मे को ठीक करने वाले अपने नेता को, जो अब वहां नहीं है। बस कुछ मंत्र हैं हवाओं में। लेकिन एक और जमाना भी था जब बाल केशव ठाकरे ललकारते थे दक्षिण और उत्तर भारतीयों को, इस प्रश्न को लिए कि मराठी माणूस अपनी ही भूमि पर हाशिए पर क्यों है। क्यों महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा, भोजन के बजाय उत्तर और दक्षिण भारतीय चीजों का दबदबा है। मी तयार केले त्यांच्या पाठीचा कणा ताट करायला शिवसेना कारणीभूत आहे, बाकी तुम्ही कोणी केलं नाही, उलट मोडला। इन सवालों पर चोट करने के लिए उन्होंने आड़ी तिरछी लकीरों का सहारा लिया। लेकिन मशहूर कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के साथ अपनी व्यंग्य चित्रों की यात्रा शुरू करने वाले ठाकरे को नौकरी की पेशबंदी बहुत दिन रास नहीं आई। जहां कदम कदम पर पहरे डूज एंड डोंट्स थे, उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। अपनी खुद की साप्ताहिक पत्रिका निकाली, मार्मिक। पंडरीनाथ सावंत मार्मिक के दिनों में उनके साथी थे। नौकरी छोड़ने की वजह बताते हैं। एस्टेब्लिशमेंट्स जो है उनमें कोई किसी के दोस्त रहते हैं, कोई किसी के क्या रहता है वैसे रहता है, तो उनके जो मैनेजर थे या उनके संपादक थे वो कहने लगे कि इस पर कार्टून मत बनाओ। वो क्या नाम, वो एक मीनू मसानी, उन पर मत बनाओ, एस.के. पाटिल पर मत बनाओ, फलाने पर मत बनाओ। तो फिर छोड़ दिया। पत्रिका चल निकली। उनके पिता प्रबोधनकार ठाकरे ने उन्हें बुलाया, पूछा अब आगे क्या। कई बार ऐसा लगता है पिता के ऐसे ही कुछ सवालों और परिस्थितियों ने बाल केशव को बचपन में गढ़ा। प्रबोधन ठाकरे दरअसल एक गरीब बाप थे अर्थ के लिहाज से, लेकिन व्यक्ति स्वाभिमानी थे। लोगों को पढ़ाकर, संगीत सिखाकर परिवार का पोषण किया था उन्होंने। बाल ठाकरे ने पिता ही से शुरुआती पेंटिंग सीखी थी, और पॉलिटिकल सेंस तो हालात और समाज ने उन्हें दिया ही। उनके बचपन का एक किस्सा इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर किरण डी तारे सुनाते हैं, जब उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जब बाबा साहब 6ठी कक्षा में थे तो एक बार उनके टीचर ने बोला कि आपको अभी फीस भरनी पड़ेगी। साल की फीस हुआ करती थी उस समय कुछ 25 रुपया, जहाँ तक मुझे याद है। इतनी गरीबी थी घर में, खाने के लाले पड़ गए थे, तो 25 रुपए भी वो भर नहीं पाया। तो 6ठी कक्षा में ही बाबा साहब ठाकरे की पढ़ाई अधूरी रहेगी, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन स्कूल से निकालने के बाद भी उनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट था, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो थी, समाज में जो सारी घटनाएं होती रहती थी, उसका जो ग्रास्पिंग पावर उनका था, वो कभी कम नहीं हुआ। अपनी पत्रिका होने का लाभ ये था कि वो जो चाहे अब छाप सकते थे। उन्होंने छापना शुरू किया कि बाहर के लोगों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है और मराठियों को नौकरी में तवज्जो भी नहीं मिलती।
इसके लिए बाल ठाकरे ने समाज की उस ताकत का इस्तेमाल किया जो कहना तो चाहती थी, बस उसके पास जरिया नहीं था, एक नायक नहीं था। व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने इन्हीं लोगों को पिन चुभोया। नायक बनी पत्रिका। किरण डी तारे एक घटना का जिक्र करते हैं। एक दिन दक्षिण भारत से आए हुए जितने भी लोग हैं और जिनको सरकारी नौकरियों में ज्यादा अच्छी सी नौकरी मिलती है, उनके नाम पब्लिश करना शुरू कर दिए। उसके पीछे उनका उद्देश्य ऐसा था कि सारी जमीनें यहाँ की है, सरकार की जमीन है, सरकार इलेक्ट्रिसिटी देती है, फ्री में देती है, जमीन भी फ्री में देती है, जमीन महाराष्ट्र की और नौकरी मिलेगी दक्षिण भारत के लोगों को, ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से उन्होंने पहला अपना आर्टिकल लिखा, जो कि हालांकि उन्होंने नहीं लिखा था, वो प्रबोधनकार ठाकरे ने लिखा था। इसका नाम था वाचा आणि उठा, मतलब पढ़ो और जागो। पहला आर्टिकल आने के बाद में काफी तरह उसमें हलचल मच गई मुंबई में, लोग काफी तरह से जागरूक भी हो गए, अच्छा रिस्पांस भी मिलने लगा। तो बाला साहब ने अगला कदम उठाया, तो उन्होंने अगला आर्टिकल अपना प्रबोधनकार ठाकरे से लिखवाया, जिसका नाम था वाचा आणि थंड बसा, मतलब पढ़ो और चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो। ये एक तरह से उकसाने का प्रयास था। उकसावे का परिणाम आंदोलन शुरू हो गए। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ मोर्चा निकलने लगा, खासकर पूरे मुंबई में। 1960 में शुरू की गई पत्रिका 1966 तक इस मुकाम पर पहुंच गई कि बाल ठाकरे को अपने पिता के उस सवाल का जवाब मिल गया कि अब आगे क्या। शिवसेना की स्थापना हुई 19 जून को। तय हुआ कि यहाँ 80% सोशल वर्क होगा और सिर्फ 20% पॉलिटिक्स। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अकोलकर। जो पहला उनका दसरा रैली हुआ, जो हर साल लास्ट 45 इयर्स शिवाजी पार्क पर होता है, विजयादशमी के दिन दशहरा रैली उसको बोलते हैं। वो वही रैली में क्लियर किया था कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वी विल फाइट फॉर द इश्यूज ऑफ कॉमन मैन। इसीलिए उन्होंने उस मीटिंग में बोला था कि 80% सोशल वर्क एंड 20% पॉलिटिक्स। शिवसेना एक ऐसा संगठन जिसका काम था मराठियों के हक और हुकूक के लिए लड़ना, और लड़ने का मतलब सिर्फ लोकशाही तरीके से नहीं, ठोकशाही के जरिए भी। जी, बाला साहब ने कभी डिक्टेटरशिप के प्रति अपने झुकाव को छिपाया नहीं। वो हिटलर के मुरीद थे, दीवाने थे उसके तीखे भाषणों के। हिटलर को वो आवाज का जादूगर और आर्टिस्ट कहते थे। हाँ, उसकी ज्यादतियों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन हिटलर ही की तरह शिवसेना को भी कम्युनिस्टों की चुनौती थी, क्योंकि मुंबई के कॉटन मिल में वामपंथियों का कब्जा था। 1966 से लेकर 1970 के बीच मुंबई में अपनी जगह बनाने के लिए कम्युनिस्टों के अभेद्य किले को भेदना जरूरी था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक ने अप्रत्यक्ष तौर पर शिवसेना को सपोर्ट किया। कुछ लोग तो शिवसेना को इसी नाते वसंत सेना भी कहने लगे, लेकिन शिव सैनिकों ने अपने आप को इससे दूर रखा। बाला साहब कहते रहे, मराठियों को हम भूल नहीं सकते, यही हमारी शुरुआत है। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी भूल नहीं सकते। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ बिहार में? इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, इसे हम कर रहे हैं, इसे गुनाह क्या है? लेकिन मराठियों की लड़ाई बैलेट पेपर पर आधम की, और शिवसेना ने इसके लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चुना। मधु दंडवते की प्रजा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। बाद के दौर में अपने राजनीतिक विस्तार के लिए ठाकरे ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इनसे भी हाथ मिलाया। बाला साहब की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को हमेशा चुनौती दी, क्योंकि कांग्रेस ही ज्यादातर सरकार में थी उस वक्त। लेकिन जब 1975 यानी इमरजेंसी का वक्त आया, उन्होंने आपातकाल का समर्थन किया। क्यों? ये पक्ष विपक्ष से अलग एक प्रैक्टिकल फैसला था ठाकरे का। मजबूरी क्या थी उनकी? किरण डी तारे। आपातकाल जब अनाउंस हुआ, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय सबसे पहले जिन्होंने आपातकाल का समर्थन किया था, उनमें से बाला साहब ठाकरे भी थे। आपातकाल को समर्थन करने के बाद उनसे जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देश को एक डिसिप्लिन लाने के लिए। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय उनका पॉलिटिकल स्टैंड गलत था। सारे लोग आपातकाल के विरोध में थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि उस समय सारे मीडिया पर, प्रिंट हो या और भी किसी का, उस समय रेडियो भी काफी चलता था, तो सारे मीडिया पर एक सेंसरशिप जैसा लगी थी। सारे एडिटोरियल्स पुलिस को दिखाकर ही पब्लिश होते थे। उस समय ऐसा एक कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने सीधा सीधा उनको बोला था, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम मार्मिक को बंद कर देंगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय बाला साहब ठाकरे का या पूरी ठाकरे फैमिली का जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो कमाई का जरिया था, वो सिर्फ और सिर्फ मार्मिक ही था। इन उतार चढ़ाव के बावजूद बाला साहेब को वो सफलता नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। 1984 आया, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई।
राम मंदिर आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी देश में। यहीं बाला साहेब ने सही समय चुना अपनी मराठी मानुष की राजनीति को हिंदुत्व की राजनीति में तब्दील करने का। 1987 में बाई इलेक्शन होने वाला था पार्ले विधानसभा का। बाला साहेब ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए एक हिंदू उम्मीदवार को जिताएं। समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता इस बदलाव को कुछ यूं कहते हैं। 1980 के आसपास वो एंटी मुस्लिम बने, तो उनका जो एक प्रोग्रेशन भी रहा, एंटी साउथ इंडियन 1 साल 2 साल के लिए, फिर एंटी कम्युनिस्ट वो 1972 तक आसपास 72-73 तक, फिर उसके बाद एंटी मुस्लिम। पत्रकारों को बाल ठाकरे बड़ा ग्रिल करते थे। हिंदुत्व पर जब सवाल पूछा जाता कहते कि आप स्मार्ट मत बनिए मेरे आगे, मुझ पर सवाल उठाने से पहले आप उन पर सवाल उठाइए जिन पर आपको उठाना चाहिए था। आप हमें हिटलर की तरह ब्रांड करते हैं लेकिन मुसलमानों पर चुप्पी ओढ़ लेते हैं। Don't be that smart. No, why? And put any invented commas to mad. No, what do you mean by that? I mean it that you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Jogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. सो बाला साहेब अब हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। जब 1991 में बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी और नेता इसकी जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं कर पा रहा था। बाला साहेब ने जिम्मेदारी ली। वो सही मायने में हिंदू हृदय सम्राट होने लगे। भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो या किसी पाकिस्तानी कलाकार का महाराष्ट्र में प्रोग्राम, बाला साहेब की मर्जी के बगैर अब कुछ नहीं हो रहा था। 1991 के अक्टूबर का मशहूर किस्सा है। शिव सैनिकों ने पाकिस्तान से भारत का मैच ना हो इसलिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच की खुदाई कर दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई उन दिनों शिवसेना ही कवर करते थे। वो एक किस्सा सुनाते हैं जो बाला साहेब के बारे में 2 तस्वीर बयां करती हैं। पहली असहमति की और दूसरी तमाम असहमतियों के बावजूद दुराग्रह नहीं पाला जाता इसकी। 1988 में मैं जर्नलिज्म में आया और शिवसेना कवर करने का काफी मुझे मौका मिला और 91 अक्टूबर में घटना होती है मुंबई में, जहां शिवसेना और शिव सैनिक जो है वो वानखेड़े के क्रिकेट स्टेडियम पर जाकर पिच की खुदाई कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच नहीं हो। तो बहुत वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी होती है और मैंने उस पर रिपोर्टिंग भी की और उस पर कुछ लेख भी लिखे जिसमें मैंने शिवसेना की आलोचना की। मैंने कहा ये शिवसेना इस तरह से कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, आप क्रिकेट पिच पर जाके इस तरह से अपनी गुंडागर्दी, मैंने शब्द यूज किया था, नहीं कर सकते। तो बाल ठाकरे जी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने एक भाषण में कहा ये जो राजदीप सरदेसाई है इसको हम सबक सिखाएंगे। अब उसके कुछ 1-2 महीने बाद बाल ठाकरे जी के ऑफिस से फोन आता है या घर से फोन आता है कि ठाकरे जी आपको मिलना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा दंग रह गया, थोड़ा डर भी गया, ये कहाँ ठाकरे जी क्या चाहते हैं। अब यहाँ तो मेरी हाय हाय हो रही है, कह रहे हैं कि हम उसको सबक सिखाएंगे। तो मैं बाल ठाकरे जी के मातोश्री घर पहुंच गया और जैसे मैं वहां पर वो बत्ती लग जाती है और बाल ठाकरे वहां से अपने चेयर से उठते हैं, बियर का ग्लास उनके हाथ में और कहते हैं चीयर्स चीयर्स राजदीप चीयर्स। मैंने कहा वाह। बाल ठाकरे ने कहा बैठो यहाँ, पहले साथ में बियर पियेंगे उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। वो तो मैंने कहा यार 1 मिनट तो ये मुझे कोस रहे थे, दूसरे मिनट मैं इनके साथ बियर पी रहा हूँ। बाल ठाकरे उस तरह के व्यक्ति थे। बाला साहेब इसी मूड के व्यक्ति थे। लोग कहते हैं ज्यादा देर तक गुस्से में नहीं रहते थे, जो कहना होता था कह देते। सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाई तो चलाया, कभी हिचके नहीं कहने में। हिंदुत्व की पृष्ठभूमि में उन्होंने भाजपा के साथ पोस्ट 90 में गठबंधन किया और 1995 में बीजेपी और शिवसेना की सरकार जब बनी, मनोहर जोशी एक शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने। बाला साहेब उस सरकार के सुपर सीएम कहे जाते रहे, लेकिन 1999 में ये सरकार चली गई और फिर 1999 से 2011 तक शिवसेना को बचाने की जंग बाला साहेब लड़ते रहे, क्योंकि सत्ता नहीं थी पास में। दूसरा, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की अदावत अब सतह पर थी। सबको लग रहा था कि बाला साहेब ठाकरे राज ठाकरे को अपनी लीगेसी सौंपेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। हाँ, अब आगे उद्धव देखेंगे, मैं एडवाइजर हूँ बस। अभी क्या है, उम्र आया बढ़ गई ना, रनिंग 81 और ऐसे उम्र में शरीर भी थकता है। 40 वर्ष हो चुके, मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ मेरे साथियों के साथ और शिव सैनिकों के साथ। पूरा महाराष्ट्र घुमा, भंडारा तक
गड़चरोली वगैरह वगैरह करके, खाने का पता ना कोई, पीने का भी। लेकिन कब तक कोई मर्यादा होती है। एक्चुअली टुडे माय स्टैंड इज आई एम एन एडवाइजर टू शिवसेना एज वेल एज उद्धव। इसलिए मैं रिटायर्ड हो गया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। शिवसेना को गाइड बाला साहेब ठाकरे करते रहे। शिवसेना के भविष्य को लेकर उन्होंने एक बड़े कमाल की बात कही थी जो आज बहुत प्रासंगिक है। किरण डी तारे। बाला साहेब ठाकरे ने खुद एक इंटरव्यू में, मार्मिक के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शिवसेना जब तक शिवसेना की तरह काम करेगी वो जीवित रहेगी। जिस दिन शिवसेना कांग्रेस की तरह काम करने लगेगी, जिस दिन शिवसेना पार्टी की बजाय एक फैमिली का ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, जिस दिन शिवसेना अपने कार्यकर्ताओं से अलग थलग पड़ जाएगी, शिवसेना कार्यकर्ताओं से अपना नाता तोड़ देगी, उस समय शिवसेना बिखर जाएगी, शिवसेना टूट जाएगी। कई बार किसी को उठता हुआ देख लगता है ये उड़ान तो कभी थमेगी ही नहीं, लेकिन सूरज सबके अस्ताचल की ओर मुड़े हैं। जनमानस के उस ध्येय के साथ कि कोई और सुबह फिर होगी। 2009 का इलेक्शन हारना शिवसेना के लिए कुछ ऐसा ही था। सूरज अस्त हो जाना चाहता था। बाला साहेब की तबीयत खराब होने लगी। वो सिर्फ दशहरा की रैली और पार्टी के स्थापना दिवस, बस इन्हीं 2 दिन बाहर निकलते। वो आवाज जो राजनीति और सरकारों को खारिज कर खुद को सरकार बनाने या मानने की हिमाकत करती थी, शांत हो गई एक दिन। लेकिन क्या करें, शिवाजी पार्क में बाला साहेब को लेटे हुए देख वो सवाल बरबस पूछने को जी करने लगा। उन उम्मीदों का क्या हुआ जो मराठी मानुष ने कभी पाली थी? शिवसेना ने और उनके साहिब ने क्या दिया और क्या नहीं दे सके? किरण डी तारे। जिस मराठी मानुष के लेके शिवसेना की स्थापना हुई थी, उसमें शिवसेना काफी हद तक सफल हुई थी शुरू में। जब से शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी बनी, तब से शिवसेना का फोकस पूरी तरह से पॉलिटिक्स रहा। शुरू में शिवसेना ने क्या किया था, जो आंदोलन चले थे, मुंबई के सारे नेम प्लेट मराठी में होने चाहिए, वो इमोशनल इशू था। उससे मराठी मानुष के लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, जो आज भी नहीं पड़ा है। सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगती है कि शिवसेना की क्या रही कि शिवसेना ने स्थानीय लोकाधिकार समिति नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया, जो कि मराठी स्टूडेंट जो है या जो नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी ये स्थानीय लोकाधिकार समिति करके लेती है। और काफी हद तक गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मराठी मानुष को नौकरी दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट शिवसेना की यही थी। लेकिन मुंबई में मराठी वर्चस्व होना चाहिए। बाला साहेब तो कहते थे कि मुंबई का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है वो भी मराठी होना चाहिए, और मुंबई में जो चोर है वो भी मराठी होना चाहिए। इतना हमारा डोमेन्स होना चाहिए। उस तरह का अभी भी नहीं हुआ है इतने सालों के बाद भी। मतलब 1966 से लेके आज तक 56 साल हो गए शिवसेना की स्थापना हुए। बाला साहेब का देहांत होकर भी 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी मराठी मानुष स्ट्रगल कर रहा है। शिवसेना ने मराठी मानुष का स्वाभिमान तो जगा दिया, ठीक है, लेकिन उसके पेट का जो सवाल है, उसके रोजगार का जो सवाल है, उसके बारे में शिवसेना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल पाई। ये वास्तव है। तो यही वास्तविकता है। यथार्थ यहाँ ये भी है कि घड़ी की सुई बढ़ रही है। इस पॉडकास्ट का समय पूरा हो चुका है। लोहिया का ही कहना था कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन उसके मरने के 100-200 वर्ष उपरांत हो सकता है। अभी तो महज 1 दशक बीता है बाला साहेब को गुजरे हुए। इतिहास संकलित किया जाता रहेगा और उसी के मुताबिक विवेचना होती रहेगी। फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और प्रोडक्शन किया है शुभम तिवारी ने। नितिन ठाकुर के साथ थे आप। नमस्कार। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।